अध्याय 5 भारत का विदेशी व्यापार। भारत का विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार होता क्या है? जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता है, उससे विदेशी व्यापार कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं का आयात और निर्यात करता है, उससे विदेशी व्यापार कहा जाता है। सामान्यतः कोई भी देश इतना सक्षम नहीं होता है कि उसके पास सारे के सारे संसाधन उपलब्ध हों। वो किसी न किसी संसाधन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है, और जब वह देश उन संसाधनों को दूसरे देश से आयात और निर्यात करता है तो उसे ही विदेशी व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत पेट्रोलियम के मामले पर खाड़ी देशों पर निर्भर करता है, पेट्रोलियम के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर करता है, तो विदेशी व्यापार कहलाता है। जिन वस्तुओं और सेवाओं का किसी अन्य कंट्री से, अन्य देश से आयात और निर्यात किया जाता है, उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। पढ़ते हैं भारत के विदेशी व्यापार के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार। स्वतंत्रता के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? उस समय विदेशी व्यापार की विशेषता यह थी कि हम कच्चा माल, यानी भारत जो था कच्चा माल क्या करता था, बेचता था और तैयार माल खरीदता था। कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था और तैयार माल का शुद्ध आयातक था। यानी रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होते थे, सूत, कपास, रेशम, इन सबको बेचा जाता था और तैयार माल खरीदा जाता था। और भारत का जो विदेशी व्यापार था, विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से एकाधिकार था। भारत का विदेशी व्यापार था, अंग्रेजों का पूरी तरीके से एकाधिकार था। हम 51% से भी ज़्यादा व्यापार, 51%, मोर देन 51% व्यापार हम केवल अंग्रेजों के साथ किया करते थे, इंग्लैंड के साथ किया करते थे। भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से कंट्रोल था, जो कि 51% से भी ज़्यादा व्यापार हम अंग्रेजों के साथ किया करते थे। उसके बाद विदेशी व्यापार जो होता था उससे आधिक्य होता था। आधिक्य मतलब लाभ होता था, यानी निर्यात हम ज़्यादा करते थे, आयात कम करते थे, लाभ होता था। लेकिन वो सारा का सारा लाभ अंग्रेज उठाकर अपने देश लेकर जाया करते थे, अपने देश का विकास करते थे, या फिर अपने सैनिकों पर खर्च किया करते थे, या फिर अपने भोग विलास पर खर्च, यानी खाने और पीने पर खर्च किया करते थे। ये था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का विदेशी व्यापार। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार का परिणाम एक औसत दर्जे का था। इसका परिणाम यह था कि अपने घरेलू उद्योगों के लिए कच्चे माल के लाभप्रद स्रोत के रूप में तथा अपने औद्योगिक उत्पादों के लाभप्रद बाजार के रूप में अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार, अब देश आज़ाद हो चुका है उस समय, उसके बाद भारत का विदेशी व्यापार कैसा हुआ? भारत के विदेशी व्यापार में काफ़ी अधिक मात्रा में परिवर्तन आया। निर्यातों तथा आयातों का परिणाम शुरू में बहुत नीचा था। निर्यात और आयात शुरुआत में बहुत ही कम थे। इसके फलस्वरूप कुल परिणाम में थोड़ी सी वृद्धि भी प्रतिशत वृद्धि के रूप में, एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में प्रकट करती है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत का विदेशी व्यापार में निर्यातों और आयातों का परिणाम शुरू में बहुत ही कम था। निर्यात और आयात बहुत ही कम हुआ करते थे। इसके फलस्वरूप कुल परिणाम में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती थी तो प्रतिशत वृद्धि के रूप में इसका महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। सातवीं योजना के अंत तक, सातवीं योजना जब तक समाप्त हुई, यानी 1990 तक विदेशी व्यापार में परिणाम आने शुरू हो गए थे। उसके बाद के परिवर्तन की तुलना में कुछ तुच्छ रहा, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहा। विदेशी व्यापार की रचना, विदेशी व्यापार की रचना में परिवर्तन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विदेशी व्यापार में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन आया? कृषि निर्यातों के प्रतिशत भाग में गिरावट। जो हम कच्चा माल इंग्लैंड को बेचा करते थे, उसके प्रतिशत भाग में क्या आई? कमी आई। उसके प्रतिशत भाग में कमी आई, यानी हमने कच्चा माल बेचना क्या कर दिया? कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि भारत में उस कच्चे माल का ही प्रयोग किया जाने लगा। परंपरागत मदों के प्रतिशत भाग में गिरावट। जो परंपरागत मदे भारत क्या करता था? बेचता था। परंपरागत मदे जो भारत क्या करता था? बेचता था। उसके प्रतिशत भाग में गिरावट आया, उसके प्रतिशत भाग में गिरावट आया। भारत के निर्यातों के परंपरागत मदों में जूट, चाय, खाद्यान्न और खनिज शामिल थे। जूट, चाय, खाद्यान्न और खनिज शामिल थे। स्वतंत्रता के समय ये मदे भारत के निर्यातों का अधिकांश भाग हुआ करते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हम ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या करते थे? निर्यात करते थे। लेकिन परंपरागत मदों के प्रतिशत भाग में बाद में क्या आया? गिरावट आया। यानी हमने इनका निर्यात करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था में इनकी मांग क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। देश की जनसंख्या बढ़ी और देश की जनसंख्या बढ़ने से इनकी खपत घरेलू अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होने लग गई। विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में गिरावट, प्रतिशत भाग में वृद्धि। विनिर्मित यानी हम
कच्चे माल की जगह हम तैयार माल क्या करने लग गए, बेचने लग गए। कुल निर्यातों में विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में वृद्धि हुई। वर्तमान में भारत जो है हीरा हो गया, हीरा जवाहरात, इन सब वस्तुओं का अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करने लग गया। यहाँ तक सॉफ्टवेयर भी भारत क्या करता है, निर्यात करता है। तो ये था विदेशी व्यापार की रचना, जिसमें कृषि के निर्यातों के प्रतिशत भाग में गिरावट हुआ, परंपरागत मदों के प्रतिशत भाग में गिरावट आया, विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में क्या हुई, वृद्धि हुई। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का घरेलू उद्योग पर, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति पर का घरेलू उद्योग पर प्रभाव। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति होती क्या है? आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति कह लो या आयात प्रतिस्थापन रणनीति भी बोला जाता है। इसे आयात प्रतिस्थापन रणनीति। आयात प्रतिस्थापन रणनीति, आयात प्रतिस्थापन रणनीति का मतलब यह है जिन वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम किसी अन्य देश पर निर्भर करते हैं उन वस्तुओं का अपने देश के अंदर ही उत्पादन करने लग जाना, यानी आयात करने के स्थान पर निर्यात करने लग जाना। अपने देश के अंदर इतने अधिक मात्रा में उत्पादन करना कि हम आयात करने की जगह पर क्या करने लग जाए, निर्यात करने लग जाए। तो ये आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहलाता है कि जिन वस्तुओं के लिए हम किसी अन्य कंट्री पर, अन्य देश पर निर्भर करते हैं, उन वस्तुओं का अपने देश के अंदर ही उत्पादन करने लग जाना और उत्पादन करने के बाद आयात करने के स्थान पर निर्यात करने लग जाना, ये कहलाता है आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति या आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति के, आयात प्रतिस्थापन रणनीति के अच्छे तथा बुरे प्रभाव। जो आयात प्रतिस्थापन रणनीति अपनाई गई थी, इसके अच्छे तथा बुरे प्रभाव। अच्छे प्रभाव, इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ा? इसका अच्छा प्रभाव संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। क्या संरचनात्मक परिवर्तन आया? अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति के शुरू होने के बावजूद भी हरित क्रांति क्या होता है कि फसलों की मात्रा में अधिक मात्रा में क्या करना, वृद्धि करना। हरित क्रांति शुरू होने के बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का इतना योगदान नहीं रहा जितना कि औद्योगिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान रहा। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का तकरीबन 25% योगदान रहा औद्योगिक क्षेत्र का। यानी इसके अच्छे प्रभाव यही पड़े कि संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर, यानी जीडीपी में उद्योगों का 25% योगदान रहा। औद्योगिक समृद्धि की विविधता, औद्योगिक समृद्धि की विविधता, इसका मतलब यह है, औद्योगिक समृद्धि की विविधता का मतलब यह है कि ढेर सारे उद्योग लगाए गए, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, कपड़ा उद्योग, इन सारे उद्योगों की, बहुत सारे उद्योगों के क्या किए गए, लगाए गए, और बहुत सारे उद्योग लगने के कारण जीडीपी में अधिक मात्रा में इनका योगदान हुआ। आधुनिक उद्योग कपड़े तथा पटसन तक के उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति लगाने से इंजीनियरिंग वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं की विशाल श्रेणी सम्मिलित हो गई। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ये ऐसे बहुत सारे उद्योग क्या किए गए, लगाए गए। ऐसे बहुत सारे उद्योग लगाने से जीडीपी में योगदान इनका बढ़ा। निवेश के अवसर प्राप्त हुए। निवेश के अवसर एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे पैमाने के उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योगों को संरक्षण प्राप्त होने के बाद यहाँ पर जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में निवेश किया गया और अधिक से अधिक मात्रा में निवेश होने से जीडीपी में भी इनका योगदान हुआ। इससे स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार भी प्राप्त हुआ और निवेश का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो ये आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के अच्छे प्रभाव, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन आया, औद्योगिक समृद्धि की विविधता हुई और निवेश के अवसर लोगों को प्राप्त हुए। अब इसके बुरे प्रभाव क्या पड़े अर्थव्यवस्था पर? इसके बुरे प्रभाव क्या पड़े? पहला पॉइंट, अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास। अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास, अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास। जो सरकारी क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र था, सार्वजनिक एकाधिकार हुआ। सार्वजनिक एकाधिकार का मतलब यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र पर पूरी तरीके से सरकार का अधिकार था और ये सरकारी क्षेत्र सही तरीके से विकास नहीं कर रहे थे। शुरू के 10-15 वर्षों तक तो इन्होंने सही तरीके से काम किया, लेकिन बाद में इनका विकास रुक गया। इसके अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, लूटमार, चोरी, ये सारी चीज़ें होने लग गई, जिसकी वजह से
सरकारी क्षेत्र सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, सही तरीके से काम नहीं हो रहा था सरकारी क्षेत्र के अंदर। प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण दे रखा था। क्या संरक्षण? कि विदेशी वस्तुओं को देश के अंदर आने से क्या किया जाए, रोका जाए। तो ये विदेशी वस्तुएं, यानी हम विदेशी वस्तु आने से रोकने का अर्थात मतलब ये है कि प्रतियोगिता का अभाव, यानी हम किसी से प्रतियोगिता नहीं करेंगे। और यदि हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम किसी से प्रतियोगिता नहीं करते हैं, तो उस देश की जो टेक्नोलॉजी होगी, तकनीकी होगा, नई नई वस्तुएं एवं सेवाएं होंगी, वो अपने देश के अंदर नहीं आ पाएगा। यही करा प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। यदि हम प्रतियोगिता नहीं करेंगे तो देश के अंदर आधुनिकीकरण नहीं आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार। जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम थे, उनका अंधाधुंध क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। अंधाधुंध विस्तार होने का मतलब यह है सन 1950 से लेकर के 1980 तक, 1950 से लेकर के 1980 तक की अवधि में की विशेषता आती है कि लोग सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा हर काम तथा प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना पसंद करते थे। यानी हर कोई सार्वजनिक क्षेत्र की ही वस्तुएं क्या करना चाहता था, खरीदना चाहता था। इसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र में अंधाधुंध क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था। सारे के सारे यह बात तो समझ में आती है कि अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली शिखर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हो, किंतु डबल रोटी तथा जूते जैसी, डबल रोटी, जूते, ये सारे के सारी वस्तुएं एवं सेवाएं सरकारी क्षेत्र ही क्या कर रही थी, बेच रही थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अंधाधुंध विस्तार हो रहा था। आर्थिक रूप से अव्यवहार सरकारी उद्यम, एक राजनीतिक व्यवस्था। आर्थिक रूप से अव्यवहार सरकारी उद्यम, अव्यवहार्य सरकारी उद्यम का मतलब है जो सरकारी उद्यम लगाए गए थे ये लॉस में जा रहे थे, हानि में जा रहे थे। ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, हानि में जा रहे थे, और ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। आर्थिक रूप से अव्यवहार सरकारी, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, हानि में जा रहे थे। जब इनसे बोला जाए कि भाई जब सरकारी उद्यम घाटे में जा रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए, तो ये कह करके टाल दिया जाता था अगर इसे बंद कर दिया जाएगा तो इसके अंदर काम करने वाले लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। ये था आर्थिक रूप से अव्यवहार सरकारी उद्यम एक राजनीतिक व्यवस्था बन के रही। तो ये इसके बुरे प्रभाव। अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास। प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार हो रहा था और आर्थिक रूप से अव्यवहार सरकारी उद्यम।